नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकेटेड फार्मा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या ऐसा चीज़ पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो डी फार्मा हो या बी फार्मा हो। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमको फार्माकोलॉजी का बेसिक से एडवांस पढ़ने में। होप सो आप चीज़ों को समझ गए होंगे, जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है हमारे। क्या दिख रहा है? ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने इन सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया था। एब्जॉर्प्शन का सेपरेट टॉपिक हो गया था, डिस्ट्रीब्यूशन का सेपरेट टॉपिक हो गया था। आज हम क्या करने वाले हैं, उसको फुल्ली रिवाइज करने वाले हैं। रिवाइज करने से पहले कुछ बातें हमारे और आपके बीच में क्लियर हो जानी चाहिए। क्या? आपसे कुछ क्वेश्चंस होगा और उसको थिंक करिएगा, उसके बाद सोचिएगा आपके माइंड में उसका उत्तर क्या आता है। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपके मेडिकल पे जाता है, आप डॉक्टर हैं, इन केस आपके डॉक्टर के केबिन में जाता है। आपके केबिन में जाने के बाद वो बोलता है मुझे बॉडी का पेन हो रहा है। आप उसे कोई पेन किलर दे देते हो। कंडीशन यही बनती है, आप उसे पेन किलर दोगे, डायग्नोस करोगे उसे, है ना? अगर उसको जब आप पेन किलर देते हो तो वो पेन किलर खाने के बाद उसको 15 मिनट 10 मिनट बाद क्या होता है, रिलैक्स फील होने लगता है, उसका पेन गायब होने लगता है, जादू हो गया, वो पेन गायब हो गया। बट एग्जैक्टली आपको ये बताना है कि क्या वो जो मेडिसिन आपने उन्हें दिया था वो डायरेक्ट माइंड में चली गई, या जहां पे दर्द हो रहा था, बॉडी के जिस पार्ट में दर्द हो रहा था, क्या मेडिसिन वहां पे चली गई? अगर चली गई तो कैसे? और मेडिसिन को कैसे पता, मेडिसिन को कैसे पता कि हाँ यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे मुझे एक्शन प्रोड्यूस करके और हमको क्या करना है, हमको क्योर करना है उस डिजीज को। ये टॉपिक स्टार्ट होता है बेसिकली यहाँ से। थोड़ा और हम बात करते हैं इस पे। अगर हम बात करें कि हमारा जो ये टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखने को मिलेगी, इसमें हमको ये सीखने को मिलेगा कि हमारा फार्माकोलॉजी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम देखेंगे कि मेडिसिन किस तरीके से बॉडी में ट्रेवल करती है, मूव करती है। ठीक है? और जिस तरीके से मूव करेगी, ट्रेवल करेगी, उसमें हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन और लास्ट में मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजों को पढ़ लेंगे। तो लेट्स ट्रेवल विद दिस टेबलेट टुडे। जो टेबलेट आपने मेडिसिन के रूप में दिया है पेशेंट को, उस पेशेंट को पेन रिलीफ में, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आज समझेंगे। हम इसके वर्क को समझेंगे, किस तरीके से हमारे बॉडी में हेल्प करती है उसको समझेंगे। और उसके साथ में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम होगा एब्जॉर्प्शन। तो हमारा फर्स्ट जर्नी क्या होगा आज का? एब्जॉर्प्शन का होगा। एब्जॉर्प्शन को पढ़ने से पहले हमको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट, हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक के मूवमेंट को कहा जा रहा है। नंबर सेकंड, हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कोई ऐसा फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन को स्लो कर दे रहा है या एब्जॉर्प्शन को फास्ट कर दे रहा है। नंबर थर्ड, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ये तीन टॉपिक को ड्रग एब्जॉर्प्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट वाइज। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, जो बच्चों से बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड प्लीज राइट डाउन फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, अवशोषण क्या है? आपके दिमाग में क्या आता है? वो जो आपने पेन किलर के रूप में एक मेडिसिन दिया था, वो उसका मूवमेंट किस तरीके से हुआ होगा?
यही तो आता है ना। याद रखना, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में जाना, वो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं हम, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जहां से दवा दी जाती है। अपने दिमाग में एक चीज सोचो, हमको दवा किस किस तरीके से दी जा सकती है? हमको दवा माउथ के माध्यम से दी जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। हमको दवा स्किन पे लगा के दी जा सकती है ना, ट्रांसडर्मल रूप में। हमको दवा इनहेलेशन के रूप में दी जा सकती है, आप पंप को पफ करते हैं, याद करिए, जब आपको अस्थमा अस्थमा टाइप रोग होता है, डिजीज होती है ना। आपको दवा और किस रूप में दिया जा सकता है? ओरली दिया जा सकता है, माउथ के माध्यम से दिया जा सकता है ना। जीभ के नीचे सब लैंगुअल रूप में दिया जा सकता है। आपके मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रामस्कुलर रूप में दिया जा सकता है। आपके वीन में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है मेडिसिन, इंट्रावेनस के रूप में दिया जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं जहां से दवा दिया जाता है। बात को समझना, तो उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दवा ब्लड स्ट्रीम में कितने प्रोसेस से गुजर रही है, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन का टॉपिक, ड्रग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच a drug move from its site of administration into the blood stream, that is called absorption, right? Now साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि साइट जो होती है वही उसका रूट होता है। साइट मतलब क्या होता है और रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब हो गया एक रास्ता और साइट मतलब हो गया एक प्लेस जहां से दिया जा रहा है, दैट मीन्स रूट। ठीक है। अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे बात करें, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट आया है तो हम उसकी बात तो करेंगे ही ना। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कितने पॉइंट में क्लासिफाई किया गया है? देयर इज द 5 टाइप। कौन कौन सा? इंटेरल रूट, पेरेंट्रल रूट, टॉपिकल रूट, ट्रांसडर्मल रूट और इनहेलेशन रूट। बात को समझने की कोशिश करना, ये इंटेरल रूट क्या है, पेरेंट्रल रूट क्या है, टॉपिकल रूट क्या है, ट्रांसडर्मल क्या है एंड इनहेलेशन रूट क्या है। अभी तो बस मैंने आपको बताया 5 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। इंटेरल रूट की अगर हम बात करें, तो जब दवा को ऐसी जगह से दी जाए कि उसे डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से दी जाए, दैट मीन्स आपको दवा दी जा रही है और वो दवा डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रही है, मतलब बाई माउथ। बात को समझना, तो इंटेरल रूट का मतलब क्या हो गया? पाचन तंत्र के द्वारा दवा को देना, राइट। अब अगर पाचन तंत्र के द्वारा दवा को दिया जा रहा है तो वो किस किस माध्यम से दिया जा सकता है बताना? ओरली रूट। क्या? ओरली दिया जा रहा है, तो डेट इज द ओरली रूट। सेकेंड हम बात करते हैं, पहला कौन सा रूट हो गया? ओरली रूट हो गया, ठीक है ना। नंबर सेकेंड, सब लैंगुअल रूट, अंडर द टंग, जीभ के नीचे रखा जाता है ना, जीभ के नीचे रखा जाता है। अगर हम बात करते हैं जीभ के नीचे रखना, तो क्या वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, आपको पता है ना? माउथ से स्टार्ट होता है, इसोफेगस के साथ में, स्टमक के साथ में, इंटेस्टाइन के साथ में, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में, इस तरीके से ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो अगर हम माउथ से दवा ले रहे हैं, वो स्टमक में जा रहा है, वह दवा यहाँ सबलैंगुअल जीभ के नीचे ही एब्जॉर्ब हो जा रहा है, इसको भी इंटेरल रूट में ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इंटेरल रूट कितने हो गए? पहला ओरली, माउथ के द्वारा स्टमक या इंटेस्टाइन में गया, पहला ओरली रूट हो गया। अच्छा, ओरली रूट में कौन कौन सी दवाएं आ सकती हैं? नंबर फर्स्ट, टेबलेट आ सकता है क्या? बिल्कुल। कैप्सूल्स, सिरप्स, सस्पेंशंस, है ना, ये सारी दवाएं जो हैं ये ओरली रूट में दी जाती हैं। पैरासीटामोल का टेबलेट खाते हो वो ओरली ही तो खाते हो ना। तो ये एक साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का इंटेरल रूट है, जिसमें ओरली रूट है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? दवा को दिया जाता है। सेकंड बात कर लें हम, सबलैंगुअल रूट। सबलैंगुअल रूट की अगर हम बात करते हैं,
तो ये क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है ना। आइसोसोरवाइड एंजाइनल पेन के लिए एक टेबलेट आती है 5 mg की आती है में भी, तो उसमें क्या होता है, उसको जीभ के नीचे रखते हैं जिससे एंजाइनल पेन में राहत मिलता है ना। तो वो सारे टेबलेट सबलिंगुअल के रूप में, मतलब जीभ के नीचे रखने वाली होती हैं। और वो क्या करती हैं, वो एग्जैक्टली स्टमक या इंटेस्टाइन में तो नहीं जाती हैं, बट वो यहाँ पे डिजॉल्व हो जाती हैं, सीधा ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं। बट मैंने कहा है इंटेरल रूट वो रूट होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर ओरली आप दे रहे हो, वो चाहे ओरली माउथ के द्वारा स्टमक में जाए और चाहे यही माउथ में ही डिजॉल्व हो जाए, ठीक है ना, वो भी डाइजेस्टिव के उसमें आएगा, इसलिए इसको इंटेरल रूट में रखा गया है। कौन कौन सा हो गया, ओरली रूट हो गया, नंबर सेकंड सबलैंगुअल रूट हो गया। नंबर थर्ड की बात करते हैं बकल रूट। बकल रूट क्या होता है, बकल रूट होता है मसूड़े या गाल के बीच में रखना। मसूड़े या गाल के बीच में रखना, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जितने भी च्यूएबल या गम्स हैं उनको क्या किया जाता है, उनको मसूड़े या गाल के बीच में रखा जाता है, बकल के बीच में रखा जाता है। अब बताओ भैया, वहां अगर रखा जा रहा है तो ऐसी कौन सी टेबलेट्स होंगी, बकल की जितनी टेबलेट्स हैं, जैसे निकोटीन। अगर आप नशे का लत में है, नशे के लत में है, तो गवर्नमेंट ने निकोटीन नामक एक टेबलेट दिया है, च्यूएबल है वो, उसको मसूड़ों के बीच में चबाया जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, वो बकल रूट में आ गया। और ये किसका है, ये डाइजेस्टिव के हिसाब से है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इंटेरल रूट तीन हो गए, कौन कौन सा, ओरल रूट हो गया, सबलैंगुअल रूट हो गया और बकल रूट हो गया। उसके बाद आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट का मतलब होता है थ्रो रेक्टम, मतलब गुदा मार्ग से। अब इसका क्या यूज है ना, क्योंकि ये तो मतलब बिल्कुल एकदम डाइजेस्टिव माउथ से स्टार्ट हुआ रेक्टम तक खत्म हो जाता है, तो रेक्टम भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही तो आता है ना, इसीलिए इसको इंटेरल रूट में रखा गया है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया ओरली रूट, सेकंड हो गया सबलैंगुअल रूट, थर्ड हो गया बकल रूट और फोर हो गया रेक्टल रूट। ये इंटेरल रूट के चार पार्ट हो गए, ठीक है ना, जहां से मेडिसिन को दिया जाता है बॉडी में, ठीक है। अब रेक्टम रूट में कौन कौन से होते हैं, इनेमा, इनेमा लगाते हो ना, अगर पेट साफ नहीं होता तो उसके लिए इनेमा दिया जाता है ना, जब बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, या सपोजिटरी, है ना, सपोजिटरी भी तो होता है ना। पता है आपको, अगर पेशेंट जो है वो कॉन्शियस स्टेट में नहीं है तो उसे क्या दिया जाता है, उसको सपोजिटरी के रूप में हम दे सकते हैं, कोई भी टेबलेट आती हैं जो सपोजिटरी के रूप में आती हैं और उसको वहां से दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे कैपिलरीज लगे होते हैं, उसके बाद वो सीधा बीन से कनेक्टेड होते हैं और उसके थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो ये तो बात हो गई रूट की, जिसमें इंटेरल रूट, इंटेरल रूट में चार हमने बताया, कौन कौन सा, ओरली रूट, सबलैंगुअल रूट, बकल रूट एंड रेक्टल रूट। अगला हम बात करते हैं पेरेंट्रल रूट की। होप सो आप लोग इसका नोट्स भी बना लोगे, लिख लोगे इसे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्रल रूट को कहते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास कर देता है। बाईपास करने का एग्जैक्टली मतलब क्या है, अभी यहाँ पे मैं एक छोटा सा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म, वो इसलिए नहीं ले आ रहा हूं क्योंकि अगर उसे ले आऊंगा कि टॉपिक बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तो मेटाबॉलिज्म आप पढ़ेंगे भी, फार्माकोकाइनेटिक्स के चार स्टेप्स थे ना, उन चार स्टेप्स में पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन था, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ एक्सक्रीशन। अभी तो हम सिर्फ एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए उस मेटाबॉलिज्म के टॉपिक को यहाँ पे नहीं ले आ रहा हूं, इसलिए उसको मैं जस्ट बाईपास कर रहा हूं अभी। पेरेंट्रल रूट सेकंड है, फर्स्ट इंटेरल रूट हमारा कंप्लीट हो गया अभी। सेकंड अगर हम बात करते हैं पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट का मतलब क्या हो गया, पेरेंट्रल रूट का मतलब क्या हो गया, पेरेंट्रल रूट का मतलब हो गया कि इसने जीआईटी को बाईपास कर दिया। जीआईटी को बाईपास करने का मतलब क्या हो गया, मतलब इसने डाइजेस्टिव सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। अब जो हमारा टेबलेट या कोई चीज होगा, जो भी मेडिसिन होगी, वो क्या होगी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ना जाके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से ऐसे रूट हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाते हैं, तो हम पहला बात करें, पहला होता है इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट क्या होता है, वीन, नस में सीधा मेडिसिन को दे दिया गया। अब बताओ, अगर नस में मेडिसिन को दिया जाएगा तो क्या वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा,
नहीं जाएगा। इसको किस में रखा गया? पेरेंट्रल रूट में। पेरेंट्रल रूट में कौन सा? इंट्रावेनस, नस में दिया जाएगा। जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, चलो एंटीबायोटिक्स का मैं नाम बता देता हूं। कौन सा? एमिकासिन। एमिकासिन एक इंजेक्शन आता है, ठीक है ना, वो इन्फेक्शियस कंडीशन में दिया जाता है, ठीक है। एमिकासिन को कैसे दिया जाता है? इंट्रावेनस रूप में दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको जो है आईवी रूट से भी दिया जा सकता है और मस्कुलर रूप से भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रख लेना। तो सारे एंटीबायोटिक्स को क्या किया जाता है? वीन में दिया जाता है, बहुत सिंपल, उसमें जान लो, ठीक है ना। अब अगर एंटीबायोटिक्स की हम बात करें, जो क्या किया जा रहा है, जो इंट्रावेनस में दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है इंट्रावेनस में, इसकी बात हम करेंगे जब हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्रल रूट एक ऐसा रूट है जिसमें जो ड्रग दी जाएगी, जो मेडिसिन दी जाएगी, वो जीआईटी को बाईपास करते हुए दी जाएगी। मतलब उसमें मेडिसिन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। पहला हमने देखा इंट्रावेनस रूट। सेकंड हम बात करते हैं इंट्रामस्कुलर रूट। आईएम से दर्शाते हैं। इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है मांसपेशियां, ठीक है ना, मांसपेशियां। इसमें क्या होता है? जितने भी वैक्सीन्स होते हैं, जितने भी वैक्सीन्स होते हैं, कोरोना वैक्सीन आपको लगी थी, कहाँ लगी थी? सीधा बीन में तो नहीं लग गई थी ना, कहाँ लगी थी? इंट्रामस्कुलर, समझ रहे हो। तो जितने भी वैक्सीन्स होते हैं वो सब इंट्रामस्कुलर रूप में लगते हैं, मतलब मसल्स में, मांसपेशियों में लगते हैं, राइट। इसका मतलब क्या हो गया? पेरेंट्रल रूट ने क्या किया? इंट्रावेनस रूट हो गया, इंट्रामस्कुलर रूट हो गया। इन्होंने क्या किया? डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास कर दिया। फिर आती है सबक्यूटेनियस रूट। अब बताओ सबक्यूटेनियस रूट क्या होता है? सबक्यूटेनियस रूट होता है जिसमें मेडिसिन जो है वो त्वचा के नीचे दी जाती है, स्किन के जस्ट नीचे दी जाती है। स्किन के नीचे का जो भाग होता है सबक्यूटेनियस, उसमें दी जाती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, तो क्या होता है वो? आप लोगों ने इंसुलिन पढ़ा है, बायोफेजिक इंसुलिन, ठीक है ना, मिक्सटार्ड वाला, उसको सबक्यूटेनियस में दिया जाता है। इंसुलिन इंजेक्शन हमेशा सबक्यूटेनियस में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? जब हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे चीजों को क्लियर करेंगे। अभी बस ये जानो, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, ये तीन रूट्स ऐसे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास करते हैं, इसलिए इनको पेरेंट्रल रूट में रखा गया है। अगला हम बात करते हैं पेरेंट्रल रूट का, इंट्राडर्मल, त्वचा के नीचे। अब बताओ भैया, त्वचा के नीचे इंट्राडर्मल मतलब डर्मिस में दिया जाता है। एपिडर्मिस आता है ना, वो आप लोग जब स्किन का लेयर पढ़ोगे उसमें आएगा एपिडर्मिस। वो सारी चीजें तो पढ़ाई जाएंगी, लेकिन अभी बस इतना, डर्मिस में दिया जाता है, ठीक है ना, डर्मिस में दिया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, टीबी का टेस्ट बताओ कैसे होता है? ट्यूबरक्लोसिस का जो हम टेस्ट करते हैं तो किससे होता है? मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है ना। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? वो दिया जाता है इंट्राडर्मल में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा 4 हो गया पेरेंट्रल रूट। कौन कौन सा? इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल। और इस तरीके से कुछ स्पेशल इंजेक्शंस हैं जो सीधा आर्टरी में दिया जाता है, इंट्रा आर्टरी, ठीक है ना, तो उसको भी हम पेरेंट्रल रूट में ही रखते हैं। इंट्रा आर्टरी, इंट्राथीकल, इंट्रा आर्टिकुलर, कुछ ऐसे स्पेशल इंजेक्शंस होते हैं जो इसमें दिया जाता है, और इसको हम किस में रखते हैं? पेरेंट्रल रूट में। तो अब हमको बताओ, एंटेरल रूट में कौन कौन सा था? इंटरल रूट में ओरली था, सबक्यूटेनियस था, आ रहा है दिमाग में? कौन कौन सा? ओरली था, सबक्यूटेनियस था, रेक्टल था, यही तो था ना। और कौन था? बकल था। इसके बाद फिर हमारा था पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में हमारा इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्राडर्मल हो गया। और उसके साथ में कुछ स्पेशल इंजेक्शंस थे जो सीधा इंट्रा आर्टरियल में दिए जा रहे थे, इंट्राथीकल में दिए जा रहे थे, इंट्रा आर्टिकुलर में दिए जा रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टॉपिकल रूट। सीधे प्रभावित स्थान पे दिया जाता है, मतलब जहां पे इफेक्ट है वही साइट ऑफ एक्शन है, वही सारी चीजें होंगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं, मान लो
आपको कहीं स्क्रैच आ गया है, आपकी स्किन कट गई है, तो उसके घाव को कंप्लीटली भरने के लिए हम क्या करते हैं, उस पे सिप्लाडीन लगाते हैं। सिप्लाडीन, यार ब्रांड की बात नहीं करते हैं, चलो सिप्लाडीन का मतलब क्या हो गया, पोविडन आयोडीन का एक क्या लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, है ना, एक क्रीम लगाते हैं, एक ऑइंटमेंट लगाते हैं ना। अब उसको कहाँ लगाया गया, सीधा टॉपिकल रूट हो गया, मतलब उसको सीधा जहां पे आपको दिक्कत हो रही है वहीं पे लगा दिया गया, ठीक है ना। तो वो क्या कहला दिया, वो कहलाया टॉपिकल रूट, मतलब सीधे प्रभावित स्थान पे ही लगा दिया गया। मतलब ये कहाँ अप्लाई हो रहा है, ये स्किन पर या म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई हो रहा है, और ये क्या करेगा, ये लोकल इफेक्ट देगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लो आपको क्रीम ऑइंटमेंट लगाते हो, है ना, तो उसको क्या करते हो, उसको लोकली स्किन पे ही लगा देते हो। अगर हम आई ड्रॉप की बात करते हैं, जितने भी आई ड्रॉप हैं वो सारे कहाँ लगाते हो, हाँ, सीएमसी हो गया आपका, सीएमसी आई ड्रॉप होता है ना। मान लो आंखों आंखों में जलन होने लगती है, तो नॉर्मली जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं वो तो यही देते हैं, सीएमसी ही देते हैं, है ना। सोडियम हाइलोरोनेट हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, पॉलीमाइज एक आता है ना। तो उन सारे आई ड्रॉप को कहाँ, सीधा आंख में, मतलब ऑनसेट जहां पे लोकल इफेक्ट है वो, है ना, उसको सीधा आई में ही डाल दिया जाता है। ईयर ड्रॉप आते हैं ऑटिक कंडीशन में, तो ये सारे कंडीशंस में ये जितने सारी चीजें डाली जाती हैं, इसको टॉपिकल रूट में कंसीडर कर सकते हैं ना। तो सीधे प्रभावित स्थान पर अगर कोई चीज लगा दिया जा रहा है, कोई मेडिसिन दे दिया जा रहा है, तो उसको टॉपिकल रूट में गिनेंगे। फिर हम बात करते हैं इनहेलेशन रूट की। इनहेलेशन रूट क्या होता है, इनहेलेशन रूट में क्या होता है, हम जो भी ड्रग देंगे वो रेस्पायरेटरी रूप में देंगे, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के रूप में देंगे। ड्रग इनहेल्ड इनटू रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एल्वियोलाई के द्वारा क्या होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अभी हम इन सारी चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं अस्थमा इनहेलेशन में साल्बुटामॉल, लीवोसाल्बुटामॉल, फॉर्मेट्रॉल, सॉल्मेट्रॉल, ये सारी चीजों का जो इनहेलेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा होता है। तो हम ये चीज मान सकते हैं ना, बाई इनहेलेशन रूट, तो इनहेलेशन रूट हो गया ये। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पांचवा, जिसको कहते हैं ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है, त्वचा के ऊपर से पूरे शरीर में। इसका मतलब क्या हो गया, कभी कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपको जो है यहाँ गले के पास में कोई सोलन आ गया हो, वहां पे पैचेज लगते हैं, है ना, पैचेज लगते हैं, वो छेद छेद वाला जो होता है ब्लैक कलर का होता है, वो पैचेज लगते हैं। तो वो पैचेज क्या होते हैं, वो पैचेज होता है ट्रांसडर्मल होता है, समझ रहे हो, ट्रांसडर्मल होता है। उसको चाहे फेंटानिल पैचेज होते हैं या निकोटिन पैचेज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने त्वचा के ऊपर ही लगा दिए जाते हैं, बट वो ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, वो स्लोली एब्जॉर्ब होता है। तो ट्रांसडर्मल रूट ये हो गया, इसको टॉपिकल रूट में इसीलिए नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो आपके 5 रूट हो गए, एंटेरल रूट, पेरेंट्रल रूट, और कौन सा, टॉपिकल रूट, इनहेलेशन रूट और ट्रांसडर्मल रूट, ठीक है। तो इतने जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, साइट ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन है, रूट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां से अगर ड्रग ब्लड स्ट्रीम में जा रही है तो उसका जो प्रोसेस होता है वो हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आइए हम उसकी भी बात कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, पहला क्या आ गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आ गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पहला ही आ गया कि फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं वो जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। उसमें पहला आ गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, समझो इस बात को, मान लो कोई, वो जो पेन किलर आपने दिया था ना उस पेशेंट को, जिससे उसको आराम हो गया था, उसको बाई माउथ दिया था, लाइक एज मान लो आपने उसको पैरासीटामोल का टेबलेट बाई माउथ दिया है। अब मुझे बताओ, बाई माउथ दिया है मतलब ओरली दिया है, ये किस रूट में आएगा, पहला क्वेश्चन, किस रूट में आएगा, इंटेरल रूट में आएगा।
क्यों? क्योंकि आपने बाई माउथ दिया है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कहां से स्टार्ट होता है? बाई माउथ टू रेक्टम, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, हमने ओरली दवा को दिया है। एक बात बताओ, जब आप कोई भी टेबलेट देते हो तो वो स्टमक में जाने के बाद क्या उसका कुछ पार्ट, कुछ भाग, कुछ ग्रेडियंट डिस्ट्रॉय होते होंगे क्या? बिल्कुल होते होंगे। कैसे होते होंगे? देखो यार, वो एक मीडियम है, जो स्टमक है वो कैसा मीडियम है? वो वीक एसिडिक मीडियम है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसा मीडियम है? वो वीक एल्कलाइन मीडियम है या बेसिक मीडियम है। अब इस बात को आप समझो, अगर किसी भी इंग्रेडिएंट को आप सीधे ले जाके एसिड में डाल दोगे तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ जो परसेंटाइल है वो कहीं ना कुछ तो डिस्ट्रॉय होगा ना, डीके होगा ना, कुछ ना कुछ उसमें से नष्ट तो होगा ना। तो अब क्या हुआ, जब आपने ओरली किसी चीज को दिया ना तो स्टमक में गया, और स्टमक में जाने के बाद वहां पे वो टेबलेट, वो कैप्सूल, वो क्या हो गया, कुछ ना कुछ मात्रा में डीके हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। मान लो आपने 100% मेडिसिन दिया था, 100% मेडिसिन माउथ से जाते हुए स्टमक में गया, और स्टमक में क्या हो गया, वो मेडिसिन डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। 100% मेडिसिन में से 20% मेडिसिन स्टमक के एसिड ने डिस्ट्रॉय कर दिया, बचा कितना? 80%। अब ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या 100% का ही होगा क्या? नहीं। अब वो कितने परसेंट का हो गया? उस 80% का एब्जॉर्प्शन होगा। एग्जैक्टली एक क्वेश्चन आता है, सर माउथ से स्टमक तक अगर मेडिसिन जा रही है तो क्या ये एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ? कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर है बिल्कुल नहीं हुआ। कैसे? किसी भी, कहीं भी बॉडी में अगर एब्जॉर्प्शन परफॉर्म हो रहा है तो मेडिसिन को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। सिंपल से लैंग्वेज में जानो, अगर मेडिसिन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी तो वो एब्जॉर्प्शन होगा, बट अगर मेडिसिन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब मुझे बताओ, टेबलेट माउथ से स्टमक में गया है तो क्या ये एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने वाली एक पाइप है, फूड पाइप है ना, इसोफेगस। अब बताओ, यहां पे तो कोई सेल मेम्ब्रेन क्रॉस ही नहीं करना पड़ा मेडिसिन को, सीधा स्टमक, माउथ से स्टमक में चला गया मेडिसिन। अच्छा, अब एक कॉमन सवाल और आता है कि क्या स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने के लिए ड्रग का या मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होगा? सवाल फिर वही है, और जवाब फिर वही है, कौन सा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो स्टमक है उसको डायरेक्टली बिना सेल मेम्ब्रेन के इंटेस्टाइन से कनेक्ट किया गया है। यहां पे भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, और जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एक छोटा सा सवाल और है। अच्छा सर, एक बात बताइए, स्मॉल इंटेस्टाइन से अगर ड्रग या मेडिसिन आपके लीवर में जा रही है तो क्या वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा? स्टमक से अगर मेडिसिन लीवर में जा रही है तो क्या वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा? जवाब है हाँ। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे एक थिक म्यूकोसा होता है, वो एक मेम्ब्रेन होता है, और मेडिसिन को उस मेम्ब्रेन को पार करना पड़ता है लीवर में जाने के लिए। अब बात को समझ गए होगे ना? मतलब अगर स्टमक को, अगर इंटेस्टाइन को, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर मेडिसिन जा रहा है और स्टमक इंटेस्टाइन से मेडिसिन किसी दूसरे ऑर्गन में जा रहा है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे एब्जॉर्प्शन परफॉर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे सेल मेम्ब्रेन को मेडिसिन क्रॉस करेगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को, इसकी बात करते हैं। ओरल रूट है, 100% आपने ड्रग दिया, स्टमक में गया, स्टमक में 20% ड्रग क्या हो गया? खत्म हो गया। 80% ड्रग एब्जॉर्ब होगा,
और सीधा कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। अब मुझे बस एक चीज बताओ, जब आप ओरली किसी चीज को दोगे तो वो डिपेंड करेगा ना कि उस मेडिसिन का डोजेज फॉर्म क्या है। अब आपको पहले ये समझना होगा कि उस मेडिसिन का डोज फॉर्म क्या है। कोई भी इंसान अगर डोज फॉर्म को समझना चाहेगा तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा? फार्मास्यूटिक्स पढ़ना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ यहाँ पे डोजेज फॉर्म को क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी जब हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे तो हम उसको और अच्छे से समझेंगे। अगर हम बात करते हैं डोजेज फॉर्म की या ड्रग फार्मूलेशन की, तो बताओ ड्रग फार्मूलेशन या डोजेज फॉर्म क्या होता है? अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो पहले तो आप ये बताओ कि मेडिसिन बनती कैसे है। मेडिसिन कैसे बनती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या मेडिसिन में जितना एरिया, या यूं कहूं एक टेबलेट लेते हो, वो पूरा टेबलेट क्या मेडिसिन होता है? नहीं, उसमें कुछ एपीआई होते हैं, बाकी एक्सपिएंट होते हैं, मतलब सहायक पदार्थ होते हैं। अब दिमाग में आ गया होगा कि यार ये एपीआई क्या है और एक्सिपिएंट क्या है। अगर किसी भी मेडिसिन को उसको एक डोज फॉर्म में बनाना है, चाहे वो टेबलेट हो, इंजेक्शन हो, सिरप हो, कोई भी हो, तो उसको डोज फॉर्म में बनाने के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ में एक्सिपिएंट मिलाना पड़ेगा उसको उस डोज फॉर्म में ले आने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम टेबलेट कैप्सूल इस तरीके से इसको एक डोज फॉर्म में रखते हैं। तो देर ना करते हुए हम इस चीज को समझते हैं पहले कि डोज फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो डोज फॉर्म में क्या होता है, हमारा दो चीज होता है, कंपोनेंट कितने होते हैं? दो होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है एपीआई, इसको कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यह वो रासायनिक पदार्थ होता है, वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है असली इलाज के लिए, थेरापेटिक इफेक्ट के लिए, या क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे पैरासीटामॉल इन क्रोसिन, क्रोसिन में जब आप क्रोसिन खाते हो उसमें जो पैरासीटामॉल होता है वो क्या होता है, वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। आइबुप्रोफेन में ब्रूफेन, जो ब्रूफेन वाला कंपोनेंट होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो असली इलाज करता है। बट बाकी उसमें क्या होता है, बाकी उसमें होता है एक्सिपिएंट्स, इसका मतलब सहायक पदार्थ, जिसके माध्यम से उसको वो रूप दिया गया है। अब इस एक्सिपिएंट में क्या क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि इस एक्सिपिएंट में क्या क्या हो सकते हैं। इसमें हो सकता है बाइंडर्स। बाइंडर क्या होता है, हम अपने टॉपिक से दूर नहीं जा रहे हैं, हम बस इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ओरली कोई चीज देते हो तो स्टमक और इंटेस्टाइन में किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से वो एब्जॉर्ब होता है। तो हमारा जो फैक्टर अफेक्ट करेगा ना ड्रग एब्जॉर्प्शन को, वो इसी पे डिपेंड करेगा कि उसका डोज फॉर्म क्या है और वो किस तरीके से लिया गया है। ठीक है ना? तो अभी मैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ओरली रूट तो समझा रहा हूँ, बट ओरली रूट में ही हम डोज फॉर्म को इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि अगर आप टेबलेट को लेंगे, स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, तो उसका क्या होगा, उसका 3 स्टेप होगा। कौन कौन सा? पहला होगा डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, उसको टूटना, उस टेबलेट को स्टमक क्या करेगा, तोड़ेगा। उसके बाद डिसॉल्यूशन, उसके बाद वहां का जो फ्लूइड होगा उसमें वो क्या होगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। और घुलने के बाद फिर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि वो सेल मेम्ब्रेन को तब क्रॉस करेगा। तो आपको डोजेज फॉर्म इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि तब आप समझ पाओगे कि ये टेबलेट में एंट्रिक कोटेड टेबलेट क्या होता है। आप ये समझ पाओगे सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट क्या होता है। आते हैं ना पत्ते पे लिखे होते हैं सस्टेन्ड रिलीज मेटफॉर्मिन 500 टेबलेट। सस्टेन्ड रिलीज क्या हो गया, लिखा होता है प्रोलॉन्ग्ड रिलीज मेटफॉर्मिन 500 टेबलेट, लिखा होता है ना। क्या होता है ये, किस तरीके से ये स्टमक और इंटेस्टाइन उस पर वर्क करते हैं, इसकी ही तो बात कर रहे हैं ना हम। तो हम अपने टॉपिक से दूर नहीं हट रहे हैं, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो ओरली रूट होता है जहां से मेडिसिन दिया जाता है, उसको स्टमक और इंटेस्टाइन किस तरीके से ट्रीट करते हैं।
अगर हम बात करते हैं डोजेज फॉर्म की, तो डोजेज फॉर्म में हमारा क्या होता है, एक टेबलेट को बनाने के लिए उसमें दो चीजें होती हैं। नंबर फर्स्ट एपीआई, दैट मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और नंबर सेकंड होता है एक्सिपिएंट। अब एक्सिपिएंट में क्या क्या हो सकता है इसकी बात हम कर रहे हैं। एक होता है बाइंडर्स। बाइंडर्स में क्या होता है, वो स्टार्च भी हो सकता है और पीवीपी भी हो सकता है। इसमें क्या करते हैं, पाउडर को कॉम्पैक्ट करने के लिए बाइंडर्स लगते हैं। नंबर सेकंड, फिलर्स या डाइल्यूएंट होते हैं। फिलर्स या डाइल्यूएंट क्या होते हैं, है ना, इसको एक पॉइंट वाइज बना के लिखते रहना नोट्स में। ये जब आप एमसीक्यू करोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। हमने कहा कि जो एक्सिपिएंट होते हैं उसमें क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या होते हैं, बाइंडर्स होते हैं। बाइंडर का वर्क क्या है, पाउडर को कॉम्पैक्ट करने के लिए। अब वो कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या होता है, स्टार्च हो सकता है या पी हो सकता है। नंबर दूसरा होता है फिलर्स या डाइल्यूएंट्स। फिलर्स या डाइल्यूएंट्स क्या करते हैं, बल्क देने के लिए होते हैं। बल्क देने का मतलब क्या है, उसके साइज को बल्क देने के लिए होते हैं। जैसे लैक्टोज होता है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज होता है। ये क्या करते हैं, फिलर या डाइल्यूएंट्स का वर्क करते हैं। तीसरा होता है डिजिंटीग्रेंट्स। डिजिंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, इसकी भी बात करते हैं। ये टेबलेट को तोड़ने के काम के लिए उसमें ही यूज किया जाता है। नहीं तो पता चल रहा है कि इस तरीके से उसे कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, इस तरीके से उसे बल्क कर दिया गया है कि अब वो मेडिसिन स्टमक में जाके, इंटेस्टाइन में जाके, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके, रेक्टम के साथ में सेम उसी प्रकार से निकल आ रही है। तो उसको तोड़ने के लिए हमको क्या, डिजेंटीग्रेंट्स उसमें मिलाए जाते हैं। और वो डिजेंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट होते हैं। उसके बाद उसमें लुब्रिकेंट या ग्लाइडेंट्स मिलाए जाते हैं। लुब्रिकेंट्स या ग्लाइडेंट्स मिलाए जाते हैं। अच्छा, वो क्या होते हैं, वो पाउडर को आसानी से फ्लो करने में मदद करता है। क्या करता है, उस पाउडर को वो आसानी से फ्लो करने में मदद करता है। पता चला वहां पे वो टूटा, और टूटने के बाद वो पाउडर फॉर्म में आया, अपने फॉर्म में आया। अब उसके बाद वो फ्लो ही नहीं कर रहा है, वो उसके पूरे सरफेस एरिया पे जा ही नहीं रहा है। तो उसको फ्लो करने के काम में हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें मिलाते हैं लुब्रिकेंट्स या ग्लिडेंट्स मिलाते हैं। और ये किस में होता है, सीरप्स में होता है। सीरप जब आप लेते हो तो उसमें पाउडर ही तो होता है, उसके बाद उसको झलते हो, है ना। तो इसमें इस तरीके से मिलाया जाता है, मैग्नीशियम स्टीरेट होता है वो। उसके बाद हम प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्यों मिलाते हैं, स्पॉइलेज को रोकने के लिए। और उसके बाद हम फ्लेवरिंग एजेंट मिलाते हैं, टेस्ट को बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक्सिपिएंट में, जिसमें से कुछ कंपोनेंट को मिलाकर एक टेबलेट, एक कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इन सारी चीजों को बनाया जाता है। ठीक है ना। तो हमारा जो डोज फॉर्म होता है उसमें कौन कौन सा मेन रोल प्ले करता है, एपीआई और प्लस एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट में मैंने आपको बता दिया, बाइंडर्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, डिजिंटीग्रेंट्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं डोजेज फॉर्म की कि कौन कौन से डोजेज फॉर्म होते हैं, अब यहां पे सोचने वाली बात है। पहला होता है टेबलेट। क्या होता है, टेबलेट होता है। टेबलेट किस में आता है, तो उस डोजेज फॉर्म को हम पहले देखेंगे। जल्दी जल्दी थोड़ा देख लेते हैं इसे। नंबर फर्स्ट होता है सॉलिड डोजेज फॉर्म, नंबर सेकंड होता है लिक्विड डोजेज फॉर्म, नंबर थर्ड होता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, और नंबर फोर होता है पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म, और नंबर फाइव होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का तो एक पूरा चैप्टर ही है भाई साहब, तो इसको तो यहाँ डिस्कस करना ही बेकार है। तो हमको मेन मेन यहाँ पे डिस्कस करना है। पहला है सॉलिड। सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या आता है बताना जरा। सॉलिड डोजेज फॉर्म में हम टेबलेट को ले सकते हैं, टेबलेट सॉलिड है ना, कैप्सूल के ले सकते हैं, सॉलिड है। पाउडर सॉलिड है, लॉजेंस सॉलिड है ना, लॉन्जेस होता है ना, सॉलिड होता है वो। उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में, कौन कौन सा होता है, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन कौन कौन सा सॉल्यूशन होता है, सिरप होता है ना, एलिक्जर होता है ना, उसको लिक्विड डोजेज फॉर्म में रखते हैं। सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, ये सारे क्या होते हैं,
ये सारे लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। अब ये मत कहना कि इमल्सन क्या होता है, वाटर और ऑयल का मिक्सचर होता है, ये सारी चीजें आपको फार्मास्यूटिक्स में मैं पढ़ाऊंगा। अभी बस ये जान लो कि डोजेज फॉर्म कौन कौन से होते हैं, उससे आसानी होगी आपको पढ़ने में कि स्टमक और इंटेस्टाइन में जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी मेडिसिन को इंटर करवाते हैं तो वो किस प्रकार से डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिसॉल्यूट होते हैं और उसके बाद फिर मेम्ब्रेन को पार करके वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा डोजेज फॉर्म है वो कौन कौन सा होता है। हमने सॉलिड में बात कर लिया, टेबलेट होता है, कैप्सूल होता है, पाउडर होता है, लॉन्जेज होते हैं, है ना। उसके बाद लिक्विड की बात करते हैं, सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया और इमल्सन हो गया। अगर सेमी सॉलिड की बात करें, सेमी सॉलिड में कौन कौन सा होता है, क्रीम्स हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, जेल हो गया, पेस्ट हो गए। सेमी सॉलिड्स डोजेस फॉर्म में अगर हम बात करें तो उसमें दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, क्रीम। क्रीम कहाँ यूज होता है, टॉपिकल, टॉपिकल रूट पे यूज होता है ना। ऑइंटमेंट कहाँ पे यूज होता है, टॉपिकल पे यूज होता है। तो कहीं ना कहीं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी डोजेज फॉर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, या डोजेज फॉर्म कहीं ना कहीं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है, दोनों एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। क्रीम को तो तुम खा नहीं लोगे, खा लोगे नहीं, खा पाओगे भाई। ऑइंटमेंट को तुम पी नहीं लोगे, क्या बात कर रहे हो। तो ये सारी चीजें टॉपिकल रूट पे ही दोगे। तो इस तरीके से ये है क्या है, ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं। उसके बाद फिर हमारा आता क्या है, पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म। पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म का क्या मतलब है, बता पाओगे, मैं बताऊं। पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म याद करो, पेरेंट्रल रूट जब पढ़ रहे थे उसमें क्या था, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, ये सारी चीजें थी ना। तो इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, ये सारी चीजें थी। अभी अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और वो किसकी है, वो है पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म की। मतलब जितने भी इंजेक्शंस होते हैं वो पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म में होते हैं। इन्फ्यूजन्स की बात करते हैं, इन्फ्यूजन बताओ क्या होता है। एनएस चढ़ाते हो, डीएनएस चढ़ाते हो, आरएल चढ़ाते हो, 0.9 में चढ़ाते हो, 5 में चढ़ाते हो ना। तो ये सारी चीजों का इन्फ्यूजन भी, वो भी किस में होता है, ये भी पेरेंटल डोजेस फॉर्म में होता है। फिर नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आओगे तो लाइपोसोम्स होते हैं, माइक्रोस्फेयर्स होते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेज होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ये बहुत सारी लिस्ट है जो आप पढ़ोगे नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ही ये पढ़ोगे, अभी इसको नहीं पढ़ सकते हो। इतने सारे डोजेस फॉर्म हैं, इतने सारे रूट्स हैं, इनके माध्यम से हम अफेक्ट को पढ़ेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन के। ठीक है, कोई दिक्कत अब यहां से नहीं होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को। आपने ये चीज देख लिया है ना स्टार्ट में अभी, कि एब्जॉर्प्शन है क्या, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम तक ड्रग का मूवमेंट क्या कहलाता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाता है। उसको अफेक्ट कौन कौन कर सकता है, उसको रोक कौन कौन सकता है, उसको बहुत तेजी से कौन कौन पहुंचा सकता है, वही उसका फैक्टर होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन में। अब देखो कैसे, अगर आपने किसी भी टेबलेट को ओरली दे दिया है, कोई भी मेडिसिन को आपने माउथ के द्वारा दे दिया गया है। अब बताओ माउथ के द्वारा कौन कौन से टेबलेट को दिया जा सकता है, जल्दी जल्दी बताओ। सॉलिड फॉर्म को दिया जा सकता है, लिक्विड फॉर्म को दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। ये बताओ, टेबलेट नहीं दे सकते हो माउथ से, क्या बात कर रहे हो यार। कैप्सूल नहीं दे सकते हो, सिरप नहीं दे सकते हो, एलिक्जर नहीं दे सकते हो, ये सारी चीजों को आप बाई माउथ दे सकते हो। तो इन्हीं की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ये कैसे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा, इसकी बात को समझो। जब ये डोजेज फॉर्म हमारे स्टमक में जाएंगे तो ये एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, इसको या तो बहुत फास्ट ब्लड स्ट्रीम में फेंक देगा और या तो इसको बहुत स्लो कर देगा। दो चीजें कर सकता है। रूट क्या करेगा, दो चीजें कर सकता है, या तो बहुत फास्ट कर देगा या तो बहुत स्लो कर देगा, और या तो डिस्ट्रॉय करके बाहर निकाल देगा। याद रखना, वो डिपेंड करता है आप किस रूट से ड्रग को दे रहे हो। आपने ओरली दिया है मेडिसिन को, समझ रहे हो, अगर आपने ओरली दिया है मेडिसिन को तो वो क्या करेगा, वो स्टमक में जाएगा। अब यहां पे दिमाग लगाने वाली बात है, स्टमक कौन सा मीडियम था, स्टमक मीडियम था बीक एसिड। अब ये ड्रग के नेचर पे निर्भर करता है कि ओरली रूट से दिया गया मेडिसिन, उस मेडिसिन के नेचर पे निर्भर करेगा कि वो स्टमक से एब्जॉर्ब होगा या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। ध्यान से समझना,
अगर उस ड्रग का नेचर वीक एसिडिक है तो वो स्टमक से एब्जॉर्ब होगा। अगर उसका नेचर वीक बेसिक या वीक एल्कलाइन है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। मतलब सेम मीडियम से ड्रग एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है ना। सेम मीडियम से क्या होंगे, ड्रग एब्जॉर्ब होंगे। और अगर डिफरेंट मीडियम आ गया तो वहां ड्रग आयनाइज्ड हो जाएगा, ना कि वो एब्जॉर्ब होगा। बात को समझने की कोशिश करना, क्लियरिटी रखना इस चीज पे। सेम मीडियम में ड्रग एब्जॉर्ब होगा, डिफरेंट मीडियम में ड्रग क्या करेगा, आयनाइज्ड होके बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो ब्लड स्ट्रीम तक नहीं जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा, जहां तक मैं सोच रहा हूं, कि सर क्या सब मेडिसिन के साथ में यही है? हाँ, हर एक मेडिसिन के साथ में यही है। रीजन बताता हूं अभी क्यों। जब हम ओरली किसी ड्रग को देते हैं और उस ड्रग का नेचर मान लो इन केस में क्या है, एल्कलाइन है। मैंने कहा है सेम मीडियम सेम नेचर के ड्रग सेम मीडियम में जाके क्या करेंगे, एब्जॉर्ब होंगे। सेम मीडियम एब्जॉर्प्शन, डिफरेंट मीडियम आयनाइज्ड एंड एक्सक्रीट आउट वाला यही सीन चलने वाला है। एक मेडिसिन हमने लिया, उस मेडिसिन को हमने क्या किया, इनटेक किया बाई माउथ, जैसा कि ओरली बताया गया है। ओरली में क्या हुआ, स्टमक में गया मेडिसिन, और स्टमक में जाने के बाद वो डीके हो गया उसका कुछ परसेंट। डीके होने के बाद मान लो उसका 100% दिया, 20% डीके हुआ, 80% बचा, 80% एब्जॉर्ब हो गया। अगर वो मेडिसिन एसिड है, मतलब उसका मीडियम क्या है, वीक एसिड मीडियम है, मतलब वो अम्लीय टाइप की मेडिसिन है, तो उसका नेचर एसिडिक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर बन रहा है, सर अगर वो मेडिसिन जो है वो एल्कलाइन होती तो? इस सवाल का जवाब ये है, अगर वो मेडिसिन एल्कलाइन होती और उसको बाई माउथ दिया जाता तो वो जैसे ही स्टमक में पहुंचती ना महाराज, वो क्या करती, वो उस मेडिसिन को आयनाइज्ड कर देती और एब्जॉर्ब नहीं होने देती, उसको उठा के फेंक देती स्मॉल इंटेस्टाइन में। बात को समझना, याद रखना, जब मेडिसिन पीक एल्कलाइन थी तो स्टमक में कहा कि मैं तुम्हें एब्जॉर्ब नहीं होने दूंगा क्योंकि तुम मेरे तरीके के नहीं हो। तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं तुमको तोड़ ताड़ के फेंक दूंगी। उसने उसको क्या किया, उसको आयनाइज्ड किया और उसको फेंक दिया स्मॉल इंटेस्टाइन ने। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो गया ना, तो वो मेडिसिन दोबारा देखा कि यार ये तो मेरा वाला मीडियम है, जो एसिडिक मीडियम वाले ने मुझे तोड़ ताड़ के फेंक दिया था, है ना। मतलब उसको क्या किया था, उसको आयनाइज्ड करके वाटर सॉल्युबल बना के उसको फेंक दिया था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसके साथ अच्छा काम किया, क्या किया, बोला ठीक है मैं तुम्हें एब्जॉर्ब करवा दूंगा। क्यों, क्योंकि तुम मेरे मीडियम के हो। तो दो चीजें समझ में आ रही हैं, ड्रग एब्जॉर्ब कब होगा, अपने नेचर पे। अगर उसका नेचर पीक एसिडिक है तो वो स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर उसका नेचर पीक बेसिक या बीक एल्कलाइन है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। रीजन क्या, क्योंकि स्टमक में HCl होता है जिसकी वजह से वो एसिडिक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स टाइप में होते हैं और वो क्या होते हैं, वो एल्कलाइन शो करते हैं। तो अब यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो रहा है ना। ओरली रूट से क्या हो रहा है, ओरली रूट से ड्रग के नेचर पे डिपेंड कर रहा है ना, कि ड्रग कौन से मीडियम का है, स्टमक में जा रहा है या इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। कौन सा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अगर यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो देखेंगे, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जिसमें ड्रग या मेडिसिन उस ऑर्गन में जाती है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जाने के बाद वो क्या करता है, उसको उसका कुछ पार्ट क्या करता है, डीके कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ये उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओरली रूट तो ठीक है, एब्जॉर्प्शन उसका डिपेंड करेगा उसके मीडियम पर। एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा कि वो ड्रग आयनाइज्ड है या नॉन आयनाइज्ड है। लेकिन अगर वो स्टमक में जा रहा है तो उसका तीन क्रिया होगा, कौन कौन सा, वो तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद वो डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व होने के बाद उसका डिफ्यूजन होगा। तीन चीजें हो रही है ना यहाँ पे, वही तीन चीजों की बात हम कर रहे हैं। तो ओरली क्या अफेक्ट करेगा एब्जॉर्प्शन को, बिल्कुल अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा, वो मेडिसिन के नेचर पे डिपेंड करेगा।
वो मेडिसिन के नेचर के साथ में वो मेडिसिन आयनाइज्ड है या नॉन आयनाइज्ड है, इस पे डिपेंड करेगा। और नंबर थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि उसके डिजोल्वनेशन पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितना जल्दी उस एरिया के लिक्विड में डिजोल्व हो जाती है। उसके डोजेस फॉर्म में भी डिपेंड करेगा। कैसे? मान लो टेबलेट आपने दिया वो एंट्रिक कोटेड टेबलेट है। अब भाई साहब, एंट्रिक कोटेड टेबलेट को तो स्टमक जो है वो डिजोल्व ही, वो डिसइंटीग्रेट ही नहीं कर सकता है। एंट्रिक कोटेड टेबलेट को डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता है। देखे होगे कि कहीं कोई मेडिसिन टेबलेट होता है उस पर लिखा होता है एंट्रिक कोटेड टेबलेट। इसका क्या मतलब हो गया? मतलब ये हो गया कि अब वो कंपनी या वो दवा, डॉक्टर्स ने उसको इस तरीके से प्रिस्क्राइब की है एंट्रिक कोटेड के लिए, क्योंकि वो डॉक्टर चाहता ही नहीं है कि वो दवा स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो। वो चाहता है ये दवा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो। समझ रहे हो? तो इसलिए उसको क्या करता है, उसको एंट्रिक कोटेड कर देता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे इतनी सारी चीजें होती हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पहला ओरली था, ओरली को बता दिया। ये स्टमक में ये तो सरवाइव कर सकता है, स्टमक एसिड में ये सरवाइव कर जाए, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका होता है। कैसे होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? मैंने बता दिया, जो 20% ड्रग आप डीके डिस्ट्रॉय या नष्ट कर रहे थे ना, वही उस मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म है फर्स्ट पास। हम बात सेकेंड करते हैं। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे अफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे बस ये क्लियर करो। एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हुआ है ना? कैसे हुआ है ये भी आपको पता चल गया है ना? एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हुआ है मतलब भाई साहब उसमें से 20% ड्रग खत्म हो गई है, बचा कितना है? 80%। अब एब्जॉर्प्शन 80% का होगा महाराज। तो यार कहीं ना कहीं ये तो अफेक्ट कर गया, मतलब ओरली रूट अफेक्ट कर गया एब्जॉर्प्शन को। क्योंकि पहले हमने 100% दिया और उसने कहा 20% तो मैं यहीं खत्म कर दूंगा। 80% ड्रग अगर हो रहा है तो वो तो भाई कहीं ना कहीं अफेक्ट कर दिया ओरली रूट। बात करते हैं इंट्रावेनस रूट का। इंट्रावेनस रूट को किस में रखते हैं? पेरेंट्रल रूट में रखते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन कितना होता है? 100% होता है। रीजन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम तक ड्रग का जो प्रोसेस होता है। मतलब आपने 100% ड्रग दिया, किस में दिया? इंट्रावेनस में। इंट्रावेनस में जैसे आपने दिया 100% ड्रग, वो तुरंत ब्लड स्ट्रीम में ही पहुंच गया। उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, मतलब वो कहीं पे ड्रग उसका उसका कुछ भी मात्रा कहीं पे डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ। तो इस केस में क्या हो गया? इस केस में हो गया कि इंट्रावेनस रूट 100% ड्रग को एब्जॉर्ब करवाता है। समझ रहे हो? है ना? उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस का। बताओ मुझे इंट्रामस्कुलर कौन सा है? इंट्रामस्कुलर पेरेंट्रल रूट है ना। सबक्यूटेनियस क्या है? पेरेंट्रल रूट है ना, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में तो जा ही नहीं रहा है। अब देखो, जब इंट्रामस्कुलर में जाता है मतलब आप मसल्स में, मांसपेशियों में इंजेक्शन दे रहे हो, वो इंजेक्शन क्या करता है? कैपिलरी के द्वारा बीन्स में चला जाता है, तो उसका जो ऑनसेट रिएक्शन होता है 2 से 3 मिनट होता है, 5 मिनट होता है। अब मेरी बात को समझना, इंट्रावेनस रूट क्यों यूज किया जाता है, इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस रूट क्यों यूज किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में। भी बस एक चीज दिमाग में रखना, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन को डीले किया जा रहा है, तेज किया जा रहा है, बहुत जल्दी किया जा रहा है, बहुत लेट किया, क्यों? तो रीजन मैंने आपको बता दिया। ओरली रूट से अगर आप कोई ड्रग दोगे तो ओरली रूट से एब्जॉर्प्शन लेट होगा। समझ रहे हो क्यों लेट होगा? इसकी बात तो मैंने कर ली, क्यों लेट होगा? क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट होगा, डिसॉल्व होगा, फिर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज होगा, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के बाद तब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो ऑनसेट एक्शन पे जाएगा, ऑनसेट एक्शन पे जाने के बाद तब वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तब तो ये टाइम ज्यादा लग गया। टाइम ज्यादा कहाँ लगा? एब्जॉर्प्शन में ज्यादा लग गया। कैसे लग गया? आपने ओरली दिया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, वहां डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसॉल्यूट हुआ, डिसॉल्यूट होने के बाद क्या हुआ? वो डिफ्यूज हुआ, डिफ्यूज होने के बाद तब वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा, इसमें तो उसको 30 से 45 मिनट का समय लग गया। बट अगर यही इंट्रावेनस का बात करते हैं, जैसे किसी को बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है तो उसको इंट्रावेनस में ट्रामाडोल दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है बताना जरा? ट्रामाडोल कैसे दे दिया जाता है भाई? हाँ, ट्रामाडोल देने का क्या मतलब है? ट्रामाडोल देने का ये मतलब है कि उसको तुरंत आराम चाहिए, और तुरंत आराम कैसे दे सकता है? इंट्रावेनस रूट से, मतलब 100% एब्जॉर्प्शन के साथ में उसको दे दिया। अब इंट्रावेनस में अब उसको एब्जॉर्ब होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं एब्जॉर्ब होने की जरूरत है? क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन को ही आप डायरेक्ट ऑनसेट ब्लड स्ट्रीम में ही दे दिया आपने। अब ब्लड स्ट्रीम से क्या हुआ? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एब्जॉर्प्शन का कोई काम ही नहीं है। तो कंडीशन यही तो हो रहा है ना, कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें इंट्रावेनस में 100% एब्जॉर्प्शन हो गया। 100% अगर एब्जॉर्प्शन हो गया तो ड्रग अब डिस्ट्रीब्यूट ही सिर्फ करना है। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी चारों तरफ।
और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑनसेट एक्शन हो जाएगा, पेशेंट को आराम हो जाएगा। इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस में क्यों दिया जाता है, इसकी बात अगर हम कर लेते हैं। कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो डायरेक्ट बीन में या ब्लड स्ट्रीम में नहीं दिया जा सकता है, उस केस में हम क्या करते हैं, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस का यूज करते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें ड्रग का जो ऑन एक्शन प्रोड्यूस है या ऑन एक्शन उसका इफेक्ट है वो 3 4 5 10 मिनट में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इंट्रामस्कुलर में मांसपेशियों में जाने के बाद वो ड्रग कैपिलरी में जाएगा, फिर वो ड्रग मेन ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। टाइम लग गया ना, एब्जॉर्प्शन में टाइम लग गया ना दोस्त। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंट्रावेनस से स्लो है ड्रग एब्जॉर्प्शन। फिर बात करते हैं टॉपिकल या ट्रांसडर्मल रूट। ये स्किन लेयर के हिसाब से एब्जॉर्ब होगा, है ना, स्किन लेयर से एब्जॉर्ब होगा। तो ये कहीं ना कहीं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। दिमाग में अगर आपके घुस रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा ये बात। फिर हम बात करते हैं इनहेलेशन रूट की। इनहेलेशन रूट कैसे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। अब मुझे बताओ, अगर आपने सीधा सांस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा ही किसी मेडिसिन को दे दिया, तो बताओ वो कहाँ कहाँ जाएगा। वो लंग्स के एल्वियोलाई में जाएगा और वहां से वो कहाँ चला जाएगा, वो हार्ट के सीधा मेन सर्कुलर सिस्टम में ही चला जाएगा दोस्त। और अगर वहां पे चला गया ना तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि वहां का ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है। हार्ट का ब्लड फ्लो तो सबसे ज्यादा तेज होता है, और जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा है वहां पे बहुत तेजी से जो मेडिसिन होती हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। ठीक है ना। तो रैपिड एब्जॉर्प्शन, बहुत तेज एब्जॉर्प्शन इनहेलेशन प्रोसेस में हो जाता है। 100% एब्जॉर्प्शन कितने होता है, किसमें होता है, इंट्रावेनस में होता है। और इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस में 100% से कम होता है। ओरली रूट में सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है, ये बात याद रखना, क्योंकि उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरना पड़ता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन में आपने ये बात तो समझ ली होगी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से एक रोल प्ले कर रहा है ड्रग अफेक्ट में, ड्रग एब्जॉर्प्शन के इफेक्ट में किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जस्ट वेट अ सेकंड। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं तो कौन सा आता है, ड्रग फार्मुलेशन, इसकी भी बात हमने कर ली। अब बात करते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी की। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, यार दिमाग से सोचो। मैंने कहा कि उसकी सॉल्युबिलिटी। अब मुझे बताओ, सही सही बताना, दिमाग में अपना लगा के बताना, क्या ड्रग कितने प्रकार का हो सकता है सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, या तो लिपिड सॉल्युबल होगा और या तो वाटर सॉल्युबल होगा। हजार बार मैंने एक ही चीज बताया है, प्रीवियस लेक्चर्स को भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी मैंने ये बात बताया है कि जितने भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होंगे वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जितने ड्रग वाटर सॉल्युबल होंगे वो ड्रग इजिली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर जितने वाटर एब्जॉर्ब हैं वो सब भाग जाएंगे। नहीं भैया, वो भी एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन उसका भी डिफ्यूजन का कंडीशन होता है, वो भी आगे आगे अभी थोड़ी देर बाद देख लोगे। अभी बस ये समझो, जो लिपिड सॉल्युबल वाले ड्रग होते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। क्यों, क्यों, सेल मेम्ब्रेन पढ़े हो, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसमें कैसा होता है, बाई फास्फोलिपिड लेयर का बना होता है सेल मेम्ब्रेन। दिमाग में रख लेना इसे। और अगर लिपिड बाई फास्फोलिपिड लेयर्स का बना हुआ हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन, तो वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को या लिपिड सॉल्युबल किसी भी चीज को वो बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचता है। तो इसलिए लिपिड सॉल्युबिलिटी वाले केस में यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन हो जाता है। अभी आप पढ़ोगे पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, परेशान मत हो, ये सारी चीजें अभी बस जस्ट आगे आने वाली हैं। अभी बस ये समझो, लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं अगर हम एक कंडीशन रखें वाटर सॉल्युबल के हिसाब से। बात करते हैं आयनाइज्ड एंड नॉन आयनाइज्ड ड्रग। ये बताओ, जो ड्रग आयनाइज्ड होगा तो उस पे चार्ज आ जाएगा, आयनाइज्ड आयनाइजेशन चार्ज होता है ना दोस्त। अब हमको एक बात पता है, जितने भी आयनाइजेशन वाली चीजें होती हैं ड्रग उनको उनको बॉडी क्या करती है, उन ड्रग को पहले उठा के फेंक देती है, भाई तुम किडनी के नेफ्रॉन के माध्यम से क्या करो, बाहर निकल जाओ, बॉडी को तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। ये कौन कहता है, बॉडी कहती है उस ड्रग उस पर्टिकुलर मेडिसिन को। मतलब इसका समझ रहे हो, मैंने अभी अभी आपको बोला था कि जब वो मेडिसिन जो एल्कलाइन थी वो जब स्टमक में गई तो स्टमक ने उसको क्या कर दिया, क्या किया बताना,
उसको आयनाइज्ड कर दिया, उस पे चार्ज दे दिया, उसके बाद उसको भेज दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब तुमको स्मॉल इंटेस्टाइन देखेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन उस मेडिसिन से पूछता है ये बताओ तुम कौन से मीडियम के थे? उसने बोला मैं तो बेसिक मीडियम का था। बोला अच्छा तभी तुमको स्टमक ने उठा के मेरे पास में फेंक दिया चार्ज लगा के, अब बताओ अब मैं तुमको उठा के फेंकूं कि तुमको एब्जॉर्ब करवा दूं? उस मेडिसिन ने कहा कि मैं बेसिक मीडियम का था तो प्लीज मुझे एब्जॉर्ब करवा दीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उसको दोबारा से उस आयनाइजेशन को नॉन आयनाइजेशन फॉर्म में चेंज कर देता है और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करवा देता है। वही कंडीशन यहां पे बन रही है। आयनाइजेशन नॉन आयनाइजेशन ड्रग्स क्या कर रहे हैं, क्रॉस मेम्ब्रेन मोर इजिली। इसका मतलब क्या हो गया, आयनाइज्ड ड्रग जो है उस पे चार्ज आ जाएगा, और अगर उस पे चार्ज आएगा, अब वो बॉडी के उस पर्टिकुलर मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो उस मीडियम पे क्या वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवा के एब्जॉर्ब करवाएगा या उसको बाहर से एक्सक्रीट आउट करवा देगा। मतलब आयनाइजेशन आयनाइज्ड ड्रग जो होते हैं वो इजिली एब्जॉर्ब नहीं होंगे क्योंकि उस पे चार्ज आ गया है, और बॉडी भाई हमेशा चार्ज से हाथ जोड़ती है कि प्लीज मेरे अंदर कोई चार्ज मत लेके आना, जैसे आए हो वैसे बाहर निकल जाना। इसलिए आयनाइज्ड जो ड्रग होते हैं वो इजिली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस लग जाते हैं, बहुत सारे डिफ्यूजन्स में लग जाते हैं, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला होता है, अभी पढ़ोगे। नॉन आयनाइज्ड फॉर्म वाले ड्रग सीना तान के जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास कोई चार्ज नहीं है, मैं लिपिड सॉल्युबल हूं, मुझे जल्दी से एब्जॉर्ब करवाओ। बॉडी कहती है हाँ तुम तो मेरे उस लायक हो, मेरे उस एरिया को जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको तुम परिपूर्ण पूरा कर रहे हो, तो उस कंडीशन में मैं तुमको तुरंत एब्जॉर्ब करवा दे रही हूँ, जाओ अपने साइट ऑफ एक्शन पे वर्क करो। मॉलिक्यूलर साइज पे भी डिपेंड करता है ना। अब एक बात बताओ, आपको क्या किया गया, आपका ये सेल मेम्ब्रेन है, मान लो ये फिंगर्स हमारी सेल मेम्ब्रेन है, समझना मेरी बात को। अब इसमें क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन है, अब उसमें क्या हो रहा है, उस सेल मेम्ब्रेन पे तीन चीजें हो रही हैं। मॉलिक्यूलर साइज की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर साइज की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर साइज का मतलब क्या हो गया, जितने छोटे छोटे पार्ट में वो मेडिसिन टूटी होगी, जितने छोटे छोटे पार्ट में वो मेडिसिन टूटी होगी उतना अच्छे से वो उस जगह के लिपिड में या उस जगह के फ्लूइड में डिसॉल्व होगी, और जितने अच्छे से वो डिसॉल्व होगी उतने अच्छे से वो डिफ्यूज होगी, मतलब सेल मेम्ब्रेन को पार करेगी। अब मान लो वो डिसइंटीग्रेशन में उसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा बड़ा हो गया। अब अगर बड़ा बड़ा हो गया ना दोस्त, तो वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात को समझ गए। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं। नंबर फर्स्ट, ओरली रूट से एब्जॉर्प्शन ड्रग एब्जॉर्प्शन कम होता है, इंट्रावेनस से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, 100% होता है। इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस से थोड़ा कम, सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर से थोड़ा कम, ठीक है। ट्रांसडर्मल या टॉपिकल तुरंत, इनहेलेशन रैपिड हो जाता है। फिर आता है ड्रग फार्मूलेशन का, टेबलेट कैप्सूल सपोजिटरी इंटरकोटेड सस्टेन कोटेड, इसकी बात हो जाती है। ये भी ड्रग को क्या करते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, इसकी बात हम कर चुके हैं। फिर हमारा आता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है, अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, बाई फास्फोलिपिड का बना हुआ होता है। अगर हम आयनाइजेशन की बात करते हैं, अगर ड्रग आयनाइज्ड है तो चार्ज क्या करती है, इग्नोर करती है हमारी बॉडी, कहती है हम चार्ज नहीं लेंगे, तो उसको एक्सक्रीट आउट करवा देती है, इसका मतलब उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर नॉन आयनाइज्ड ड्रग है तो वो क्या करता है, वो ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर मॉलिक्यूलर साइज की बात कर लेते हैं, अगर वो ड्रग टूटने के बाद डिसॉल्व अच्छा हुआ है तो उसका क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अब मेन चीज आते हैं नंबर फोर्थ पे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फैक्टर्स पे फॉर ओरल ड्रग। मतलब समझ रहे हो, जो ड्रग आप माउथ से ले रहे हो, माउथ से ड्रग ले रहे हो, उसके पीएच पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, दोस्त बताना। पीएच पे बिल्कुल डिपेंड करेगा। अगर पीएच उसका कम होगा स्टमक में एब्जॉर्ब होगा, अगर पीएच ज्यादा होगा मतलब 7 से ज्यादा हो गया तो एल्कलाइन मीडियम में उस पे वो होगा। प्रेजेंस आप फूड पे बताओ डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। मान लो आपने ड्रग खाया और ड्रग खाने के बाद आप क्या किया, आपने तुरंत फूड खा लिया या पहले से फूड इसमें स्टमक में प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में ड्रग गया। अब मान लो ड्रग का जो इंग्रेडिएंट है, जो एपीआई है, वो रिएक्टेबल है फूड के साथ में, तो वो क्या करेगा, वहां पे रिएक्शन करेगा, वहां पे रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, आपको उल्टी होने लगेगी, ये सारी चीजें। तो क्या हुआ, वहां पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन प्रभावित हुआ ना।
मोटालिटी की बात कर लेते हैं। मोटालिटी मतलब क्या होता है? वेव, ठीक है ना। जितना अच्छे से ड्रग ट्रेवल करेगा उतना अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। ब्लड फ्लो की बात कर लेते हैं। हाई ब्लड फ्लो रहेगा तो एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होगा, स्लो ब्लड फ्लो रहेगा तो उसमें एब्जॉर्प्शन क्या होगा? धीरे होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको बता दिया कि जितना हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उतना कम एब्जॉर्प्शन, जितना लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उतना हाई एब्जॉर्प्शन। तो ये सारी चीजें हमने बता दी हैं, बाकी आपको स्लाइड में भी लिखा गया है, अगर आपको देखना है लिखना है उसे तो ये नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये देख लो आप, इसको आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये आपको फैक्टर अफेक्टिंग ड्राइव एब्जॉर्प्शन में काम आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। सेम वही सारी चीजें हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओरल रूट में क्या होगा? अफेक्ट बाई जीआई, पीएच, मोर्टालिटी, एंजाइम एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे? कहीं ना कहीं स्लो करेंगे या फास्ट करेंगे। सब लैंग्वेज में भी वही है, रेक्टल में, इंट्रावेनस में, इंट्रामस्कुलर में, सबक्यूटेनियस में, इनहेलेशन में, टॉपिकल या ट्रांसडर्मल में। अब यहाँ पे बात आता है, क्या बात आता है दोस्त? यहाँ पे बात आता है मैकेनिज्म क्या है, एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन को किस तरीके से ड्रग क्रॉस करता है, इसकी बात हम करने वाले हैं। कोई अगर एक इंसान जिसने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, एक इंसान की मैं बात कर रहा हूं, तो वो बहुत जल्दी समझ जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। उसके बाद हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी और एंडोसाइटोसिस या एक्जोसाइटोसिस को भी वहां पे डिस्क्राइब किया हुआ, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना। तो अब वो आपकी मर्जी है, आप देखते हो या नहीं देखते हो, बट मेरा काम है बताना कि आपको प्रीवियस वीडियो में इसका एक अच्छा सा लेक्चर मिल जाएगा जिसमें आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बट अभी तो हम यहाँ पे हैं तो हम यहाँ पे इसकी भी बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। दोस्त, मैंने पहले ही कहा था ये बात कि अगर ड्रग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी तभी वो एब्जॉर्प्शन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। यहां पे देखो ना जरा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उस ड्रग, उस मेडिसिन को करना क्या है? क्या करना है? पैसिव डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, या एंडोसाइटोसिस या एक्जोसाइटोसिस होगा। चलो हम समझते हैं इसको। बस ओरली रूट एक एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे, दिमाग में आ जाएगा आपके कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक सेल मेम्ब्रेन जो बाई फास्फोलिपिड लेयर का है, ठीक है ना। उसमें दो पोल हैं, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। मेरा बस सिंपल सा एक सवाल है, इसका जवाब आप लोग अगर अपने दिमाग में अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए दे सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा सवाल है, अगर आपने उस पेन किलर, जो आपने स्टार्ट में पेन किलर दिया था, पेशेंट ने उस पेन किलर को खाया था, वो स्टमक में गया था, और इन केस अगर वो स्टमक या इंटेस्टाइन से क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्ब होने का एक कंडीशन मैंने आपको बताया था दोस्त, और वो कंडीशन क्या था? वो कंडीशन था सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना। किसके द्वारा? मेडिसिन के द्वारा। मेडिसिन से उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, एक कंडीशन मैंने दिया था नॉर्मल। उस सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगा, ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। बात को समझो, वो सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगा ये डिपेंड करेगा उस मेडिसिन के नेचर पे, उस मेडिसिन के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी पे। बात को समझ रहे हो दोस्त? उस मेडिसिन के डोजेस फॉर्म पे, उस मेडिसिन के रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे, उस मेडिसिन के वो सारे फैक्टर अफेक्ट वाले वो सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा कि वो ड्रग किस तरीके से ली गई है। सेल मेम्ब्रेन तो भाई साहब क्रॉस करना ही करना है, चाहे वो इंट्रामस्कुलर दोगे तब भी वो ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए कैपिलरी में जाएगा, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। एक कंडीशन वहां पे एक ऐसी बस्ती है इंट्रावेनस वाली, वो कंडीशन ऐसी कंडीशन है दोस्त जिसमें क्या होगा, जिसमें ड्रग डायरेक्ट क्या होती है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उसको कहा जाता है कि ये 100% एब्जॉर्प्शन होता है। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर ओरली रूट से कोई ड्रग दिया गया है
तो वो किस तरीके से उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना ही एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, ना कि माउथ से स्टमक में चला गया ड्रग तो इसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, रेक्टम में चला गया, तो इन सबको क्या कहेंगे हम लोग? इन सबको हम कहते हैं भाई साहब यही तो है हमारा एब्जॉर्प्शन। अरे गधों, सोचो, दिमाग लगाओ, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे एक कंडीशन ये भी तो है एब्जॉर्प्शन का ना, कि सेल मेम्ब्रेन को पार करना है, सेल मेम्ब्रेन को क्या करना है? क्रॉस करना है मेडिसिन को। क्रॉस कैसे करेगा? एक मैकेनिज्म होता है, एक ट्रांसपोर्ट होता है, वो क्या होता है उसकी बात हम कर रहे हैं अभी। 4 तरीके से मेडिसिन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। कौन कौन सा? पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नंबर तीसरा बताना जरा, फैसिलिटेटेड के बाद नंबर तीसरा क्या होता है? दिमाग से सोचो, क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और नंबर चौथा कौन सा होता है? एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस होता है। अब मेरा सवाल ये है सर, कब ड्रग सेल मेम्ब्रेन को पार करने के लिए, कब मेडिसिन सेल मेम्ब्रेन को पार करने के लिए पैसिव डिफ्यूजन के साथ में जाएगी, कब फैसिलिटेटेड के साथ में जाएगी, कब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ में जाएगी, कब इग्जो या एंडोसाइटोसिस के साथ में जाएगी? क्योंकि भाई मेडिसिन को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस तो करना ही करना है। अब वो डिपेंड करता है उस मेडिसिन के फॉर्म पे। कैसे? अगर मेडिसिन को ओरल रूट से दिया गया है, स्टमक या इंटेस्टाइन में गई है, तो पहला सवाल, पहला जवाब वही पुराना वाला, मेडिसिन किस नेचर का है? मेडिसिन एल्कलाइन नेचर का है तो मेडिसिन स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, लीवर में जाएगी। इन केस मेडिसिन एसिडिक मीडियम का है, वो क्या करेगी? स्टमक से लीवर में जाएगी या स्टमक से ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। यही तो कहानी यहाँ पे हो रही है। चलो अब हम जल्दी जल्दी इसको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके समझ लेते हैं। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन में ड्रग जो होता है, कंसंट्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा हाइड्रोलिक कंसंट्रेशन। अरे भैया, आप मेरी बात को समझो। मैंने आपको कहा ड्रग जो है डिफ्यूजन पे वर्क करता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन का मतलब क्या है? हाई टू लो या लो टू हाई डिफ्यूज होना। अब बात को समझो, पैसिव डिफ्यूजन क्या होगा? चलो जल्दी जल्दी समझो। स्टमक में हमारे मेडिसिन पहुंच गया है। स्टमक में पहुंचने के बाद क्या हुआ है? वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, टूट गया है, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम का था, है ना? टूट गया है। अब टूटने के बाद क्या हुआ बताना जरा। अगर वो मेडिसिन टूट गई है तो वो क्या होगी? वो डिसॉल्व होगी। डिसॉल्व का कंडीशन तो मैंने बता दिया ना। उस स्टमक के चारों ओर जो फ्लूइड पड़े हुए हैं उसमें वो डिसॉल्व होगी, और डिसॉल्व होने के बाद वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगी और कहेगी कि भैया हमको जरा ब्लड स्ट्रीम तक छोड़ दोगे क्या? वो कहेगा ये बताओ तुम अच्छे से डिसॉल्व हो गई हो क्या? बोलेगा हाँ। बोले अच्छा, तो भैया ये बताओ तुम अगर अच्छे से डिसॉल्व हो गए हो तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर साइज क्या है? बहुत छोटे छोटे हो ना एकदम? बोले हाँ बहुत छोटा छोटा हो गया हूं मैं। बोले अच्छा, बोले आयनाइज तो नहीं हो ना? बोले नहीं हम नॉन आयनाइज्ड हैं। बोले अच्छा, लिपिड सॉल्युबल हो ना? हाँ हाँ एकदम लिपिड सॉल्युबल हूँ सर जी, बस मुझे जस्ट पार करा दो। उसने कहा ठीक है, तब तो हम तुम्हारा पैसिव डिफ्यूजन ही कर देते हैं। कैसे कर दिया जरा बताना मुझे। ऐसे कर दिया ना भैया। क्या किया? उस स्टमक में जो फ्लूइड था ना, उस फ्लूइड में जो ड्रग जो मेडिसिन डिसॉल्व था ना, वहां पे उस मेडिसिन का कंसंट्रेशन हाई हो गया दोस्त, हाई हो गया। मतलब वो मेडिसिन वहां पे हाई कंसंट्रेशन में है, और सेल मेम्ब्रेन को कहा कि हम यहाँ पे बहुत हाई कंसंट्रेशन में है, मुझे लो कंसंट्रेशन की तरफ ले चलो। तो सेल ने उससे वही सवाल, वही सारी चीजें, वही जवाब लिया कि आप लिपिड सॉल्युबल हो। बोला हाँ। आयनाइज तो नहीं हो? बोला नहीं आयनाइज नहीं हूं, नॉन आयनाइज फॉर्म में हूं। मॉलिक्यूलर साइज तुम्हारा ठीक है? बोला हाँ बहुत छोटे छोटे में हूं। बोला ठीक है आओ। तो वो क्या किया? स्टमक में वो हाई कंसंट्रेशन में था, और उसने क्या किया? उसको डिफ्यूज कर दिया। मतलब उसका पैसिव डिफ्यूजन कर दिया। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया? वो लो, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो गया। अब बात को समझना।
स्टमक, थोड़ा सा इसको फिगर आउट में बताना पड़ेगा, तो ध्यान से समझना इसको। इन केस मान लो ये हमारा स्टमक है, और ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है। यहाँ का ये वाला सेल मेम्ब्रेन, इसको हम मान लो कहते हैं म्यूकोसा, राइट, ये वाला म्यूकोसा है। अब यहाँ का जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड में हमारा जो ड्रग है वो अच्छे से डिसॉल्व हो गया है, डिसॉल्व हो गया भाई साहब। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लूइड है, और इस फ्लूइड में हाई मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या आ गया है? मेडिसिन आ गई है। मतलब बात को फिर से समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो थिक म्यूकोसा के इधर स्टमक में बहुत हाई कंसंट्रेशन में मेडिसिन आ गई है। अब वो कह रही है कि इस सेल मेम्ब्रेन को मुझे पार करने दो, मुझे ब्लड स्ट्रीम में जाना है, और ब्लड स्ट्रीम में उस मेडिसिन का कंसंट्रेशन क्या है बताना? लो है, क्योंकि वहां पे मेडिसिन का कंसंट्रेशन तो है ही नहीं। तो ये क्या करेगी? हाई से लो परफॉर्म करेगी। एक इंग्रेडिएंट क्या करेगी? ये हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलेगी। अगर हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलेगी और सारी शर्तों को मानेगी, तो उस कंडीशन में उसका पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पे वही चीज लिखा गया है दोस्त, कि मोस्ट कॉमन रूट दैट इज द ओरली रूट, ड्रग मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बट उसका जो उसका रिक्वायरमेंट था वो क्या था? लिपिड सॉल्यूबल, नॉन आयनाइज्ड, और इजिली क्रॉस करेगी तब वो मेम्ब्रेन को। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम। सर ठीक है, लेकिन ये बताइए तब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कब होगा? पहले तो एक बात समझ लो, अगर पैसिव डिफ्यूजन में जो मेडिसिन है वो हाई से लो की तरफ जा रही है, मतलब पहाड़ से नीचे आ रही है, तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। सिंपल सा एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें एटीपी की आवश्यकता होगी? आपको जवाब देना चाहिए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ड्रग हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ चल रहा है। उसमें क्या एनर्जी लगेगी? वो तो सीधा फ्लो कर जाएगी। तो वही चीज तो मैं बता रहा हूं ना बेटा आपको। क्या बता रहा हूं? कि जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन है वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे कोई एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी। एटीपी नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट हो गया। सेकेंड बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देखो, सेकेंड सेकेंड अब यहाँ पे बात आती है सेकंड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चलो बताओ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कब होगा? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है मैं आपके दोनों चीजों को मान रहा हूं। कौन कौन सा? कह रहा है मैं लिपिड सॉल्यूबल भी हूं, और दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है मैं नॉन आयनाइज्ड भी हूं। लेकिन सर मैं आपकी तीसरी कंडीशन को नहीं मान रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन से मेडिसिन क्या कह रहा है? कह रहा है मैं तीसरी कंडीशन को नहीं मान रहा हूं। कौन सा? मेरा मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है सर, प्लीज मुझे अब क्या करिए, डिफ्यूज कर दीजिए। मुझे ब्लड स्ट्रीम में जाना जरूरी है, क्योंकि मुझे साइट ऑफ एक्शन पे वर्क करना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे बोला ठीक है यार, अगर तुम्हारा सिर्फ मॉलिक्यूलर साइज ही तो बड़ा हुआ है, चलो ठीक है, मैं तुमको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डाल देता हूं, मतलब तुमको फैसिलिटी दे देता हूं। फैसिलिटी क्या दे दिया उसने? उसने कैरियर चूज कर लिया। यहाँ पे कैरियर चूज कर लिया। क्या कैरियर चूज कर लिया? इस तरीके का एक प्रोटीन लगा होता है, आपको अच्छे से पता है कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन वोटीन इसी को तो कहते हैं ना। तो दिमाग ज्यादा मत चलाना, जितना बता दिया उतना समझ लेना। इसमें क्या हो गया? इसमें एक फैसिलिटी दे देता है, मतलब प्रोटीन कैरीड कर देता है उसे। अब देखो दिमाग में आ रहा है ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कब होगा? सेल मेम्ब्रेन ने कहा ठीक है यार, तुम हमारे सारे रिक्वायरमेंट पे तो उतर ही रहे हो, मॉलिक्यूलर साइज की तो बात है। चलो ठीक है, मैं तुमको एक फैसिलिटी दे देता हूं। और उसमें क्या किया इसने? इसने एक फैसिलिटी दे दिया। उस फैसिलिटी को क्या कहते हैं? मीडिएट कर दिया इसने। मीडियम दे दिया। कैसा मीडियम दे दिया? कैसा मीडिएटर दे दिया? कहा चलो तुमको मैं प्रोटीन की सहायता से सेल मेम्ब्रेन के अंदर डाल देता हूं। अब भैया हो गया बवाल। क्या हो गया बवाल? इसने कैरियर दे दिया भाई। इसने कहा लो तुम कैरियर लो, तो ये कैरियर मेडिएटेड हो गया। सेकंड,
नो एनर्जी यूज्ड। फिर भी इसने एनर्जी यूज नहीं करवाया भाई, इसने ये कहा कि तुम हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हो तो मैं तुमको एनर्जी की बात तो करूंगा ही नहीं, लेकिन इसने कहा कि मैं तुमको एक कैरियर दे दूंगा। तो पैसिव डिफ्यूजन में क्या हुआ, एटीपी की आवश्यकता नहीं हो रही थी, ना ही किसी कैरियर की आवश्यकता हो रही थी। इसमें ड्रग हाई से लो लेवल की तरफ कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था, बट ड्रग का जो फॉर्म था वो कैसा था, लिपिड सॉल्युबल था, नॉन आयनाइज्ड था और क्रॉस कर रहा था तभी इजिली किसको, सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा छोटा था। तो जैसे परमेबल होता है ना, उस तरीके से रिस रिस के वो अंदर चला गया सेल मेम्ब्रेन के। बट अब यहाँ पे फैसिलिटेटेड में क्या हुआ, बोला सर यार मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा सा बढ़ गया है जरा सा। बोला अच्छा, बोला सर मैं थोड़ा आयनाइज्ड फॉर्म में हूँ, आधा आयनाइज्ड हूँ आधा नॉन आयनाइज्ड हूँ, इस तरीके का हूँ। बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो ना, मैं तुमको प्रोटीन की सहायता से अंदर डाल देता हूँ। यही काम किया उसने, और इस चीज को, इस डिफ्यूजन को कहा गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब सेल मेम्ब्रेन को एक और ट्रांसपोर्ट आएगा, कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके माध्यम से सेल मेम्ब्रेन को मेडिसिन क्रॉस करेगी। वो कैसा आएगा जरा बताना, कैसा आएगा वो आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे दिमाग ज्यादा मत लगाना, नहीं तो पता चले बहुत ज्यादा दिमाग लगा के बैठ जाओ। यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक चीज की आवश्यकता पड़ी, वो क्या थी, वो थी एटीपी। यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता पड़ गई। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा इस टॉपिक से हल्का सा हटके एक सवाल करता हूँ, एटीपी बनती कहाँ है, एनर्जी का हाउस किसे कहा जाता है, बोलो बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्या, चलो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना। सवाल ये है, एटीपी कितने फेज में बनता है, इसको कमेंट में बताना कि एटीपी जो हमारा होता है वो कितने फेज में बनता है, कितने स्टेप्स में बनता है, और एक बार में कितने एटीपी बनते हैं, इसको कमेंट में जरूर बताना। नंबर थर्ड की बात हम यहाँ पे करते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाओ। थर्ड की बात करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ गई। अच्छा अब मुझे एक बात बताना, एटीपी की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करोगे, मतलब आप अब लो से हाई की तरफ जब बढ़ोगे तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी, दिमाग में रख लेना। अब मुझे बताना, जल्दी जल्दी बताओ, बोलूं, मुझे कब आवश्यकता पड़ेगी लो से हाई की तरफ जाने के लिए, बताओ। इसका मतलब यह है, अगर हम बात कर रहे हैं लो से हाई की तरफ जाना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, इसका मतलब क्या हो गया बताना जरा। इसका मतलब वो एपीआई, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऑलरेडी आपके बॉडी में प्रेजेंट है। अरे बॉडी में प्रेजेंट है का मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है जैसे लेबोडोपा हो गया, लेबोडोपा क्या होता है, डोपामाइन होता है ना, ये तो ऑलरेडी आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी आपको सिंडोपा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है बताना। और मुझे एक बात बताओ, ब्लड स्ट्रीम में आपके अगर डोपामाइन है, लेवोडोपा है अगर, तो उस कंडीशन में क्या उसका कंसंट्रेशन से ज्यादा हम अपने अंदर का कंसंट्रेशन ले लेते हैं, मींस आप सिंडोपा आप खाते हो, इन केस में सिंडोपा अगर कोई पेशेंट खाता है, तो जब वो स्टमक में जाता है तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है क्या, जो हमारे बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में जो उसका कंसंट्रेशन होता है उससे ज्यादा हो जाता है क्या, नहीं हो जाता है, नहीं होता है भाई। अब इस केस में यार आ गया दिमाग में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो गया, इसमें एटीपी की आवश्यकता कैसे पड़ गई, क्योंकि हमारा जो मेडिसिन है ना वो स्टमक में तो लो कंसंट्रेशन में है, बट जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है उसमें ये हाई कंसंट्रेशन में है। हाई कंसंट्रेशन में कब है, पहले से ही है। पहले से कैसे है, क्योंकि माइंड क्या करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, तो उस कंडीशन में ये पहले से ही है। तो ये बात मत करना कि यार कैसे हम हाई से या लो से हाई की तरफ चलेंगे, इसका मतलब पहले से ही वहां प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, बॉडी तो उसे बना ही रही है ना, बट हमको और आवश्यकता है। डोपामाइन का कंसंट्रेशन लेवल ब्लड में है, बट हमको और आवश्यकता है, तो हम उसको ओरली लेंगे,
अब ओरली अगर हम उसे ले रहे हैं दोस्त, तो वो तो लो कंसंट्रेशन में ही होगा ना, स्टमक में वो लो कंसंट्रेशन में होगा। अब उसको हाई कंसंट्रेशन के पास में जाना है। अब अगर लो से हाई में जाना है मतलब ये पहले तो पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, अब हम पहाड़ पे ही चढ़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि हमको एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। अब वो एनर्जी जो हम आवश्यकता होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। थोड़ा इसको अच्छे वे में समझ लें। देखो, जब किसी भी डिफ्यूजन में एटीपी की आवश्यकता पड़े और ड्रग जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, तो इस कंडीशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एग्जाम्पल में मान लो लेवोडोपा एब्जॉर्ब होता है एमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर से, एमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर से, एमिनो एसिड ही होता है। ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल हो गया। इसका मतलब ये हो गया ब्लड स्ट्रीम में ऑलरेडी उस ड्रग का जो आप लोग आर्टिफिशियली बना के दे रहे हो, वो बॉडी ऑलरेडी बना के और उसको ब्लड स्ट्रीम में हाई कंसंट्रेशन में रख रही है। लेकिन वो हाई कंसंट्रेशन इतना नहीं है कि वो बॉडी को रेगुलेट कर सके। इस कंडीशन में डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आप ये वाली दवा ले लो। अब जब डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया तो आपने उस दवा को लिया। अब वो वाली दवा जब आपके स्टमक में गई, वहां पे घुली, तो उसका कंसंट्रेशन तो लो ही है ना। क्यों लो है, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में जो उसका कंसंट्रेशन है, जो बॉडी अपने आप बना रही है, तो वहां पे हाई है। अब अगर स्टमक से और उसके बाद उस ब्लड स्ट्रीम में दवा को जाना होगा, तो उसके लिए हमको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी, क्योंकि ड्रग अब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई एक ट्रांसपोर्टर होगा, लाइक जैसे लेवोडोपा के कंडीशन में एमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर के रूप में वर्क करता है और लो से हाई इंग्रेडिएंट पे, लो से हाई कंसंट्रेशन पे ड्रग को ले जाता है। तो यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, एंडोसाइटोसिस या एक्जोसाइटोसिस क्या होता है। अब दिमाग यहां पे फंस गया, एंडोसाइटोसिस क्या होता है या एक्जोसाइटोसिस क्या होता है। देखो, मान लो टेबलेट को स्टमक में गया था ना, स्टमक में जाने के बाद उसको उस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ना तोड़ पाया, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया। समझ गए। अब उस मॉलिक्यूल को बिना एंडोसाइटोसिस से या एक्जोसाइटोसिस से उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कराया जा सकता है। अभी एग्जाम्पल दूंगा तो आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन अभी बस इतना समझो। अब इस केस में क्या होगा दोस्त, इस केस में ये होगा कि वो लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता है, चाहे उस पर कितना भी एटीपी लगा लो। मतलब क्या हुआ, आपने इतनी एनर्जी लगा दी कि वो सेल को तोड़ते फोड़ते अंदर चला गया। अरे भैया नहीं होगा, तब तो सेल ही डैमेज हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी लगा के लेके जाएगा बॉडी तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में वो सेल क्या करेगा, आएगा आएगा धीरे धीरे आते आते वो उस मॉलिक्यूल के जो साइज है, उस साइज के बगल में एक गल्फ बना लेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसको इनगल्फ कर लेगा। बात को समझना, सेल मेम्ब्रेन वहां पे क्या करेगा, एक गल्फ बनाएगा, उसमें मेडिसिन को रखेगा, उसके मॉलिक्यूलर जो साइज, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, गल्फ बनाएगा, उसको निगल लेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसको सेल के अंदर ले आएगा। पहला काम समझ लेना, सेल के अंदर ले आया, सेल मेम्ब्रेन को पार करना है, अभी वो सेल के अंदर ही ले आया है, फिर सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी जाएगा ना, तभी तो वो सेल को क्रॉस कर पाएगा। सेल के अंदर लेके आया तो उसको क्या बोल दिए, एंडोसाइटोसिस, क्योंकि वो सेल के अंदर लेके आया। कैसे लेके आया, गल्फ बना के ले आया। उसके बाद क्या किया, फिर अंदर अंदर आने के बाद उसको एकदम छोड़ दिया, छोड़ दिया भाई, बिल्कुल छोड़ दिया, उसको फ्री कर दिया। गल्फ क्या किया, उसको फ्री कर दिया। उसके बाद क्या किया, वो अंदर से दोबारा एक गल्फ बनेगा और उसके बाद वो बाहर आएगा। कंडीशन समझ रहे हो, एक जगह से पकड़ा, उसके बाद दूसरी जगह से बाहर छोड़ दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ,
इस तरीके से हुआ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर। इस तरीके से जब ये वाला फॉर्म चलता है तो उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस, जिसके माध्यम से मेडिसिन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। एग्जाम्पल दे दूं, विटामिन बी 12 जिसको मिथाइल कोबालामिन कहते हैं, जिसको साइनो कोबालामिन कहते हैं, ये 500 में आता है, 1500 में आता है ना। अब मुझे बताना, मेरा एक छोटा सा सवाल है, इसको ही पिन करना कमेंट में, एमसीजी क्या होता है। आप देखे होगे, दिमाग लगा के देखना, जब आप देखते हो कि विटामिन बी 12 1500 एमजी नहीं होता है, एमसीजी होता है, क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता है विटामिन बी 12 का अगर हम टेबलेट इनटेक करते हैं तो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन खत्म हुआ। किस तरीके से ड्रग एक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है और ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, और इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। टॉपिक तो अच्छा था, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन 4 तरीके का। कौन कौन सा, पैसिव डिफ्यूजन, मतलब वो पैसिव था, पैसिव ट्रांसपोर्ट था वो, जिसमें पैसिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो आते थे। फिर हमारा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, जिसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ती थी और लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग का मूवमेंट होता था। उसके बाद एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, जिन सारे इन 4 कंडीशन से हमारा क्या होता था, मेडिसिन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता था। चलो भैया, अब हम कहाँ चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। ये सारी चीजें तो भी हो गई, अब इसको थोड़ा सा फिल कर लेना, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अपने होमवर्क में इसको थोड़ा सा एक एक करके लिख लो। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, पीएच, आयनाइजेशन क्या होता है, ड्रग फार्मुलेशन क्या होता है, सब मैं बता चुका हूँ। बायो अवेलेबिलिटी अभी पढ़नी है आपको, ये आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। इसके बाद आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, ये भी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। सब रिवाइज करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, इसमें इसको भी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है आपको, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, इसको भी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। इसके बाद क्लिनिकल इम्प्लीकेशन पढ़ना है, ये भी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। होप सो आपने जितना पढ़ा होगा उसको नोट डाउन करोगे, नोट्स बनाओगे, उसके बाद देखोगे एब्जॉर्प्शन में और कोई चीज छूट तो नहीं गया है क्या। तो आप पाओगे अब एब्जॉर्प्शन का टॉपिक में थोड़ा सा भी कहीं कोई चीज छूटा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए अपने इस चैनल मेडिकेटेड फार्मा पे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो अवेलेबिलिटी की, और उसके साथ में बात करने वाले हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की। हो सकता है दोनों वीडियो को कंबाइंड कर दूं, दिमाग में आए, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं है। तो अभी ये रैपिड रिवीजन में इतनी सारी चीज़ों को इतना लॉन्ग कर दिया, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक को इंक्लूड किया गया, डोजेज फॉर्म को और उसके साथ में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो में ये दोनों टॉपिक को डिस्कस नहीं किया गया था। प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए अपने इस चैनल मेडिकेटेड फार्मा पे। थैंक यू सो मच।